दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री का इजरायल के खिलाफ ऐसा बयान कि नेतन्याहू की नींद उड़ गई। क्या परमाणु हथियार से यहूदी राज्य को मिटाना चाहता है स्पेन? आखिर क्या है पूरा झगड़ा, आपको इस वीडियो में बताएंगे। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे तुर्की विदेश मंत्री का गाजा पर बड़ा बयान, इजरायल पर इंसाफ की चेतावनी, अमेरिका भी अब नहीं रोक पाएगा। और साथ में आपको बताएंगे दोहा पर हमले के बाद कतर ने बुलाया इमरजेंसी अरब इस्लामिक बैठक, जानेंगे किस बात पर होगी चर्चा। इसके अलावा लेबनान से फिलिस्तीनी गुटों को लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, स्पेन और इजरायल के बीच कूटनीतिक टकराव अब और ज़्यादा गहरा हो गया है। वजह बनी है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान जिसमें उन्होंने स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज पर यहूदी राज्य को मिटा देने की धमकी देने का आरोप लगाया और यहाँ तक कह दिया कि उनकी सोच स्पेनिश इनक्विजिशन जैसी है। मामला तब शुरू हुआ जब स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने इस हफ्ते कहा कि उनका देश इजरायल के गाजा में जारी नरसंहार अभियान को रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि स्पेन के पास न्यूक्लियर बम, एयरक्राफ्ट कैरियर या बड़े तेल भंडार नहीं है। नेतन्याहू के दफ्तर ने इसे ये कहकर घुमा दिया कि स्पेन असल में यहूदी राज्य को मिटाने की बात कर रहा है। हालांकि स्पेन ने इस आरोप को सीधा खारिज कर दिया। नेतन्याहू की तरफ से बयान जारी हुआ जिसमें लिखा था, स्पेन के पीएम सांचेज ने कहा कि स्पेन इजरायल के हमास के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्पेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। ये दुनिया के अकेले यहूदी राज्य के खिलाफ साफ साफ नरसंहार की धमकी है। लगता है कि स्पेनिश इनक्विजिशन, यहूदियों का निष्कासन और होलोकास्ट तक सांचेज के लिए काफ़ी नहीं था। स्पेनिश सरकार ने तुरंत पलटवार किया और नेतन्याहू के इन आरोपों को झूठा और बदनाम करने वाला बताया। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर साफ कहा, स्पेन किसी भी तरह की यहूदी विरोधी सोच, नस्लवाद, नफरत या असहिष्णुता को पूरी तरह से खारिज करता है। स्पेन ने यह भी याद दिलाया कि हाल के वर्षों में उसने एक खास कानून के तहत 72,000 सेफारडी के यहूदियों को नागरिकता दी है। अब आपको बताते हैं कि असल बयान था क्या। दोस्तों, पेद्रो सांचेज ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा नरसंहार पर प्रतिक्रिया देते हुए 9 बड़े ऐलान किए। इनमें शामिल था इजरायल पर हथियारों का प्रतिबंध, अवैध बस्तियों से आने वाले सामान पर बैन और दक्षिणपंथी इजरायली मंत्रियों को स्पेन में एंट्री से रोकना। सांचेज ने अपने भाषण में कहा था, हम अकेले इजरायल का हमला नहीं रोक सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ही बंद कर दें। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जिनमें जीत भले ही हमारे हाथ में ना हो, लेकिन लड़ना ज़रूरी होता है। यानी दोस्तों, इसी बयान से इजरायल को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी। स्पेन ने अपने राजदूत को तेल अवीव से वापस बुला लिया। इजरायल ने पलटवार करते हुए स्पेन के 2 मंत्रियों को देश में एंट्री से रोक दिया। स्पेन ने इजरायल की कार्यवाहक राजनयिक डाना एर्चिल को तलब किया और नेतन्याहू के बयानों पर कड़ा ऐतराज जताया। इजरायल के कम्युनिकेशंस मंत्रालय ने भी पलटवार किया और बार्सिलोना में होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जैसे बड़े टेक एक्सपो का बहिष्कार करने का ऐलान किया, ये कहते हुए कि स्पेन एंटी इजरायल नीतियां चला रहा है। मतलब इजरायल को अपनी करतूत दिखाई नहीं दे रही, बल्कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो वो यहूदी विरोधी हो जाता है। याद रहे, स्पेन पिछले साल फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मानने वाले पहले यूरोपीय देशों में था। यूरोपीय संसद ने भी इजरायल के साथ व्यापार समझौतों पर रोक और हिंसक गतिविधियों पर सख्ती की मांग का समर्थन किया। स्पेन ने फिर कहा कि वो 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और गाजा में तुरंत हिंसा रोकने की अपील करता है। स्पेन का कहना है कि इजरायल को मानवीय मदद गाजा में जाने देनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप स्पेन और इजरायल में से किसका समर्थन करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि गाजा की असलियत को स्वीकार करना और इजरायल की इंसानियत के खिलाफ किए जा रहे अपराधों को उजागर करना ही इंसाफ पर आधारित दुनिया की ओर पहला कदम है। फिदान इटली की राजधानी रोम में इंटरनेशनल रिलेशंस इंस्टीट्यूट के एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गाजा का मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में ज़रूर उठेगा और यह पूरी दुनिया के लिए एक टेस्ट होगा कि कौन सही के साथ खड़ा होता है और कौन गलत के साथ। फिदान ने साफ कहा, बात घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इजरायल गाजा में जनसंहार कर रहा है
और इस वक्त इटली का साफ साफ समर्थन पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। तुर्की विदेश मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि इस्राएल का असली मकसद हमेशा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करना रहा है और उसने कभी इस लक्ष्य को छोड़ा ही नहीं। फिदान ने खाड़ी देशों की सुरक्षा पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब हालात इतने बदल चुके हैं कि खाड़ी की सुरक्षा के मामले में अमेरिका भी इस्राएल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस्राएल की नीतियां अब अमेरिका की ओवरऑल पॉलिसी से अलग चल रही है। यही वजह है कि खाड़ी देशों के अंदर एक गहरी दहशत फैल गई है। उन्होंने सीरिया का जिक्र करते हुए कहा कि इस्राएल वहां भी गहरी साजिशें कर रहा है। उसका मकसद यही है कि उसके पड़ोसी देश आपस में बटे रहे, कमज़ोर रहें और राजनीतिक व आर्थिक तौर पर कभी मजबूत ना हो पाए। फिदान ने आगे कहा, भविष्य के इस्राएली नेताओं को समझना होगा कि इस्राएल और अरब देशों का भविष्य तभी सुरक्षित है जब इसे आपसी सम्मान, खुशहाली और साझा सुरक्षा की बुनियाद पर खड़ा किया जाए। दूसरों के लिए फसाद और खौफ पैदा करके आप अपने लिए सुकून और अमन नहीं कमा सकते। ये फार्मूला गलत है और इसे बदलना ही होगा। इसके साथ ही उन्होंने यूरोप को भी सलाह दी कि आज जो भू राजनीतिक तूफान यूरोप झेल रहा है उससे निकलने का हल यही है कि तुर्की को यूरोपीय यूनियन की टेबल पर शामिल किया जाए। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 से अमेरिकी समर्थन के साथ इस्राएल लगातार गाजा में नरसंहार कर रहा है। अब तक 64,756 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 1,64,059 घायल हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चियां और औरतें हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और भूखमरी की वजह से अब तक 413 फिलिस्तीनी, जिनमें 143 बच्चे शामिल हैं, जान गंवा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कतर ने शनिवार को ऐलान किया कि वो 15 सितंबर को एक इमरजेंसी अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ये फैसला उस ताज़ा इजरायली हमले के बाद लिया गया है जिसमें कतर की सरजमीन पर मौजूद हमास नेताओं को निशाना बनाया गया था। कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने कतर न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इस शिखर सम्मेलन में उस ड्राफ्ट प्रस्ताव पर चर्चा होगी जो इस्राएल के हमले के खिलाफ तैयार किया गया है। ये ड्राफ्ट प्रस्ताव अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की तैयारी बैठक में रविवार को पेश किया जाएगा। अंसारी ने जोर देकर कहा कि इस वक्त शिखर सम्मेलन बुलाना बेहद अहम है। इसका सबसे बड़ा मकसद ये दिखाना है कि अरब और इस्लामी दुनिया कतर के साथ एकजुट खड़ी है। उन्होंने कहा कि कतर की राजधानी दोहा में हमास के बातचीत करने वाले नेताओं के रिहायशी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाना एक कायराना हमला था और ये असल में इजरायली राज्य आतंकवाद का सबूत है। वैसे इस हमले में इजरायल का मकसद टॉप लीडरों को ख़त्म करना था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और टॉप लीडर बच गए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, लेबनान ने शनिवार को फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंपों से हथियार इकट्ठा करने की अपनी योजना का चौथा चरण शुरू कर दिया। ये जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी फौज ने उत्तरी लेबनान के बद्दावी कैंप और दक्षिणी शहर सैदा के पास ऐन अल हिलवे कैंप से हथियार लेना शुरू कर दिया है। इस दौरान कैंपों के चारों ओर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। दोस्तों, इससे पहले भी कई चरणों में हथियार जमा किए गए थे। दोस्तों, पिछले महीने लेबनानी कैबिनेट ने फैसला किया था कि देश में मौजूद सभी हथियार, चाहे वो हिजबुल्लाह के पास हो या किसी और के, सिर्फ राज्य के पास होनी चाहिए। इसके लिए फौज को अगस्त के आखिर तक एक प्लान बनाने और 2025 के अंत तक लागू करने का टास्क दिया गया। लेकिन हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने साफ कह दिया कि उनकी जमात अपने हथियार तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इजरायल कब्जा किए गए लेबनानी इलाकों से पूरी तरह नहीं निकलता, हमला बंद नहीं करता, कैदियों को रिहा नहीं करता और तबाह हुई जगहों की दोबारा तामीर शुरू नहीं होती। आपको बता दें कि लगभग 5 लाख फिलिस्तीनी इस वक्त लेबनान में शरणार्थी के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।